गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल डीके आर्ट्स करियर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का एक दल का प्रभुत्व, जो दूसरा अध्याय है। और आज हम लोग का ये क्लास जो है इस चैप्टर का अंतिम क्लास रहेगा। इस क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो जो भी दोस्त अगर नए हैं, अगर मान लो आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो बना दिया गया है, तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग का अंतिम क्लास है और आज हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो रह गया था, इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्त शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कांग्रेस प्रभुत्व का कारण, यानी कांग्रेस बार बार जीत रही थी, उसका रीजन क्या था। और आज उसी टॉपिक से संबंधित, हालांकि ज्यादा अलग नहीं है लेकिन फिर भी उसी टॉपिक से संबंधित एक टॉपिक है कांग्रेस की प्रकृति। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं और ये टॉपिक दोस्त कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कांग्रेस की प्रकृति से आप क्या समझते हैं या कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम समझेंगे कि आखिर आखिर रीजन क्या था। ऐसे तो हम लोग रीजन समझे थे कि हाँ ये वोट कर रहे थे, वो कर रहे थे। आखिर कांग्रेस के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खूबी थी जिसको लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि तीनों चुनाव में 350 से ज्यादा सीट प्राप्त हो गया, बहुमत प्राप्त कर लिया। तो वही आज उसकी समझेंगे, कांग्रेस की प्रकृति, कांग्रेस की बनावट, आखिर उसकी बनावट कैसी थी, प्रकृति क्या थी। ठीक है, जिसको कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं, आज वही हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्त, इसमें 2 टॉपिक लिखे हैं। एक लिखे हैं सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। दोस्त, कांग्रेस बार बार चुनाव में जीत रही थी, बल्कि जीत नहीं रही थी बल्कि बहुमत से जीत रही थी। उसका सबसे बड़ा कांग्रेस का जो मतलब कि प्लस पॉइंट अगर कहें हम, तो ये है सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। दोस्त, उस समय कांग्रेस एक ऐसा पार्टी था जिसमें सामाजिक, कहने का मतलब कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी तरह का सामाजिक हो, इस कांग्रेस पार्टी में सबके लिए प्लेटफॉर्म था। यानी कहने का मतलब कि कांग्रेस उस समय का एक ऐसा पार्टी था जिसमें पूंजीवादी विचारधारा के भी लोग थे, यानी गरीब लोग भी थे, गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, अमीर थे, यानी सभी तरह का, मतलब कि समाज में अमीर गरीब सब तरह के लोग इस पार्टी में थे। इसके नेता सभी तरह के थे, जिसका सबसे बड़ा फैक्ट बना इस पार्टी के लिए। दूसरा दोस्त इसी में है विचारधारात्मक गठबंधन, यानी कांग्रेस एक ऐसा व्यक्तियों का गठबंधन था, क्योंकि आज आपको पता है कि सभी पार्टी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। कोई पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है, कोई समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है, कोई मतलब कि वामपंथी पार्टी होता है, कोई दक्षिणापंथी पार्टी होता है। लेकिन ये कांग्रेस शुरुआती दौर में जो ये पार्टी थी, इसमें सभी तरह की विचारधारात्मक व्यक्ति थे। यानी कहने का मतलब कि जो वामपंथी सोच के लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो भी इस पार्टी से जुड़े थे। जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं वो भी इससे जुड़े थे। साम्यवादी, समाजवादी, ये सभी तरह के सोच वाले लोग इस गठबंधन से जुड़े थे। अब सोचिए दोस्त कि एक पार्टी में सभी तरह के सोच वाले, सभी तरह के सामाजिक व्यक्ति, सभी तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति जब एक ही गठबंधन में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ा कारण यही सामाजिक और विचारधात्मक गठबंधन। दूसरा दोस्त कारण है कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता। यानी कांग्रेस पार्टी, ये तो सही है कि एक पार्टी में कई तरह की विचारधारा आ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें टकराव होगी, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी थी कि इतना विचारधारात्मक, यानी पूंजीवादी, समाजवादी, अलग अलग दक्षिणापंथी, वामपंथी, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी ये कांग्रेस उस समय सबको तालमेल, यानी सबके साथ एक साथ मिलकर चल रही थी।
और उसमें उनमें सहनशीलता थी। जैसे कि मान लीजिए सभी गठबंधन एक साथ मिला है तो कोई कुछ एक दूसरे पर मुद्दा को लेकर हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उसमें उन लोगों में सहनशीलता थी। तो यही दोस्त दो पॉइंट है जो कांग्रेस की प्रकृति कहलाता है। यानी कांग्रेस का प्रकृति बनावटी क्या था, तो वो ऐसा पार्टी था जिसमें सभी तरह के सामाजिक लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी लोग जुड़े थे। दूसरा बात कि सभी तरह की विचारधारा के लोग थे, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा हो, समाजवादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणापंथी हो, सभी विचारधारा के लोग थे। और इतना विभिन्नता के बावजूद भी कांग्रेस सबको एक साथ करके चल रही थी, जिसका फायदा इसको चुनाव में मिला। तो यही है दोस्त कांग्रेस की प्रकृति, जिसको कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, और कुछ छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम लोग देखते हैं और उसको खत्म करते हैं। दोस्त उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टी दोस्त ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या क्वेश्चन है? विपक्षी पार्टियों का उद्भव। यानी अब दोस्त पढ़ेंगे कि जैसे अभी हम आपको बताया कि कांग्रेस बार बार जीत रही थी, तो आपके भी मन में ख्याल होगा क्या उस समय कोई दूसरा पार्टी नहीं थी? दूसरा पार्टी होगी। तो वही हम पढ़ेंगे कि विपक्षी, पहले समझते हैं विपक्षी पार्टी कहते किसे। तो आपको पता होगा दोस्त कि जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है, जिस पार्टी को, वो सत्ता में जाती है और वो पक्ष पार्टी कहलाती है, सत्तारूढ़ पार्टी कहलाती है। और जो सेकेंड हाईएस्ट जो पार्टी होती है, जो सत्ता में नहीं जाती है यानी हार जाती है, जो सबसे हारने वाला में भी सबसे जो बड़ी पार्टी होती है, वो विपक्ष पार्टी कहलाती है। तो यहां से आपका एक एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर का, कि विपक्ष पार्टियों का काम क्या होता है। क्योंकि सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका काम है सरकार चलाना, शासन चलाना, लेकिन विपक्ष जो पार्टी होती है उसका काम क्या होता है? तो दोस्त उसका विपक्षी पार्टियों का जो काम होता है, यानी जो चुनाव में हारे होते हैं और हारने वाले में भी जो सबसे बड़े, जो सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करते हैं, जैसे अभी 2024 लोकसभा चुनाव में अभी विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस है, तो विपक्षी पार्टियों का काम क्या होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम बता दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। विपक्षी पार्टियों का दोस्त काम की बात करें हम, तो सबसे पहला काम, क्योंकि देश में अगर विपक्ष नहीं रहेगा ना तो सरकार कहीं ना कहीं वो तानाशाही वाली स्थिति हो जाएगी, सरकार मनमानी करने लगेगा। यानी देश को चलाना है तो जितना सरकार की जरूरत है उतना विपक्ष की भी जरूरत है। विपक्ष के बिना मतलब कि नहीं हो सकता। अब समझते हैं विपक्ष आखिर इसका काम क्या होता है। जब संसद में जाता है तो इसकी काम क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3 काम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला काम दोस्त, कि जो विपक्ष पार्टी होती है ये क्या करती है, तो ये सरकार से सवाल पूछता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग वोट देकर सरकार को चुन लिए, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कुछ बनवाना है या कुछ काम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग डायरेक्ट, हमारी इस बात तो सरकार नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे में हमारी मुद्दा, समाज की मुद्दा, जो विपक्ष की पार्टी होती है उस मुद्दा को उठाती है और वो मुद्दा ले जाकर सरकार के सामने प्रकट करती है। तो विपक्ष का सबसे पहला काम कि सरकार से सवाल करना, उसके नीति, उसके कामों, अगर गलत काम कर रहा है, उसकी गलत नीति है तो उसकी आलोचना करना, ये विपक्ष पार्टी का काम है। और विपक्ष पार्टी का एक बहुत बड़ा काम दोस्त है, वो जनता के लिए विकल्प, वो जनता के लिए विकल्प देती है। विकल्प कहने का मतलब दोस्त कि जनता के लिए एक ऑप्शन देती है। अगर विपक्ष पार्टी नहीं रहेगी तो सरकार मनमानी करने लगेगी, सरकार को कंट्रोल करके रखती है। क्योंकि अगर विपक्ष है तो सरकार को भी डर है कि अगर गलती करेंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा, हमको सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार भी सोच समझ के करती है, कोई काम करती है, उससे भी डरती है कि कहीं गलत काम हो जाएगा तो विपक्ष सवाल उठा देगा। तो दोस्त यही विपक्ष का मतलब कि एक जनता के लिए विकल्प का ऑप्शन देती है कि अगर हम नहीं तो वो भी है, अगर हम गलत करेंगे तो विकल्प के रूप में वो है। ठीक है ना दोस्त, तो इसको आप याद रखिएगा, विपक्षी पार्टियों का काम पूछेगा तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज वही हम पढ़ेंगे लेसन में, कुछ विपक्ष पार्टी की उद्भव, कैसे उद्भव यानी कैसे वो बना। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्त है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी पार्टी।
ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये जानते हैं कि पार्टी का गठन कब हुआ, यानी बना कब। तो दोस्त सुनिएगा, सबसे पहले इसकी गठन की अगर बात करें तो जो ये पार्टी है इसका गठन जो है वो 1934 में हुआ था। इसका गठन जो है वो 1934 में हुआ था और कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। यानी 1934 से पहले ही अलग पार्टी नहीं था, ये कांग्रेस, जैसे कांग्रेस मान लीजिए पूरा पार्टी, अभी पता है ना कि कांग्रेस में कई विचारधारा के लोग थे। तो उसी में जो समाजवादी, जो सोशलिस्ट सोच के थे, विचारधारा के लोग थे, सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के थे, वो क्या किए कि 1934 में कांग्रेस के भीतर ही रहकर एक अपना अलग गुट बना लिए। कौन गुट बना लिए? तो अंदर युवा लोग, जो कांग्रेस पार्टी के समाजवादी सोच के जो यूथ लोग थे, युवा लोग थे, उन्होंने अपना सोच रहे थे कि जो कांग्रेस है वो समाजवादी रास्ता अपनाए, क्योंकि कांग्रेस में तो सभी तरह के विचारधारा के लोग हैं। तो ये सोच रही थी कि कांग्रेस समाजवादी रास्ता अपनाए, और इसलिए 1934 में कांग्रेस के अंदर ही एक अलग गुट बना लिया, यानी कांग्रेस के अंदर ही रहकर। अब समझते हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर ये गठबंधन बना लिए तो उसके बाद क्या हुआ, ये अलग पार्टी कब बनी। तो दोस्त जब ये उसके अंदर ही मतलब कि एक अलग गुट बना लिया, वो गुट था समाजवादियों का गुट, क्योंकि ये इसका मानना था कि कांग्रेस जो है वो सभी, क्योंकि ये मानता था कि कांग्रेस पूंजीवादी पर चल रहा है, कांग्रेस समाजवादी सोच पर चले, इसलिए गुट बनाया लोग। तो अब क्या हुआ आगे समझते हैं। 1948 में दोस्त, 1948 में जब कांग्रेस को ये एहसास हुआ कि हमारे पार्टी में ही अंदर रहकर कई अलग अलग गुट हो रहे हैं, यानी अलग अलग मतलब कि विचारधारा के लोग अपना गुट बना रहे हैं, तो 1948 में कांग्रेस ने अपना संविधान बदला। अपना संविधान यानी देश का संविधान नहीं, ये अपना संविधान यानी नियम कानून, सभी पार्टी का अपना अपना नियम कानून होता है। तो ये कांग्रेस जो है अपना नियम कानून बदलता है, और बदलता है वो नियम कानून क्या बदलता है, तो ये नियम बनाता है 1948 में कि अब कांग्रेस में रहना है तो आपको एक नागरिकता चाहिए, यानी एक ही आपको दोहरी सदस्यता धारण नहीं करना है। ये ना कि आप कांग्रेस के भी सदस्य हैं और कांग्रेस में ही आप समाजवादी यानी सोशलिस्ट पार्टी बना लिए, तो आप सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य हैं और कांग्रेस का भी सदस्य है, तो ऐसा नहीं होगा। 1948 में अपना संविधान बदला और ये नियम को हटा दिया कि अगर कांग्रेस में रहना है तो आपको कांग्रेस की सदस्यता धारण करना होगा, दोहरी सदस्यता धारण आप नहीं कर सकते। और इस तरह जब ये संविधान बदला तो इस तरह 1948 में जो भी कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा, दोस्त आपको बार बार हम बोल रहे समाजवादी, ये समाजवादी विचारधारा है क्या, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा। दोस्त समाजवादी वो विचारधारा होती है जो समाज में यानी समाज के कल्याण की बात करती है, यानी कहने का मतलब कि देश में उत्पादन एवं वितरण पर, साधन पर सरकार का नियंत्रण के पक्ष में होती है। यानी कहने का मतलब कि समाजवादी जो लोग होते हैं वो प्राइवेटेशन यानी पूंजीवादी का विरोधी है, ये हमेशा विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि देश में जो संसाधन होता है उसके उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, देश में जो काम है वो समाज के हित में होना चाहिए, ये समाजवादी सोच के लोग मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब संविधान बदला तो उन लोगों के पास ऑप्शन हट गया, अब एक साथ दो सदस्य नहीं बन सकते। इस तरह 1948 में कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी सोच वाले लोग अपना एक अलग पार्टी बना लिए, जिस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी, जिस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि दोस्त बता दें कि 1948 में आपको एक अलग पार्टी बन गया, और पता है कि देश में प्रथम चुनाव कब हुआ था, 52 में। तो ऐसे में चुनाव हुआ था, चुनाव में भाग लिया था, लेकिन इसे सफलता हासिल नहीं हुआ था। इसे सफलता जो है वो हासिल ज्यादा नहीं हुआ था, यानी सफल नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हुई थी दोस्त? क्योंकि ये जो पार्टी थी वो समाजवादी सोच की थी,
और जैसे ही मतलब कि कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा था कि नहीं ये पूंजीवादी है, अमीरों की पार्टी है, तो कांग्रेस भी आगे चलकर यानी चुनाव आने से पहले वो भी अपने आप को समाजवादी पार्टी बताने लगी। यानी वो भी बताने लगी कि हाँ हम समाज के लिए पार्टी है, हमारा गरीबों के लिए पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो लोग उसी को वोट कर दिए। ठीक है ना दोस्त, तो इसलिए इस पार्टी को सफलता हासिल नहीं हुई। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट लिखे हैं उसको भी देख लेते हैं, बाकी हम उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्त अगर आपसे पूछ देगा कि सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या थी, यानी वो किस विचारधारा को मानते हैं, तो लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं। यानी इनका मानना होता है, ये पार्टी के यानी जो भी समाजवादी नेता होते हैं उनका मानना ये होता है कि देश में पूंजीवादी नहीं होना चाहिए व्यवस्था, देश में समाजवादी व्यवस्था होना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये होता है कि देश में उत्पादन एवं साधन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और जो भी सरकार काम करे वो समाज के कल्याण हेतु करे। ठीक है, वो ये सोच होती है और इसकी विचारधारा क्या थी, यही विचारधारा थी। दोस्त जैसे जैसे हाँ कुछ यहाँ पर आपके कुछ नेता के भी नाम बता देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे पूछ देगा कि कुछ एग्जाम्पल पूछ देगा 2 नंबर का कि आप बताइए कुछ सोशलिस्ट पार्टी के कुछ प्रमुख नेता के नाम बताइए, तो कुछ इतना नाम लिख दिए, आप 1-2 को कम से कम जरूर याद रखिएगा नाम। जैसे में दोस्त सबसे बड़ा नाम आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति इमरजेंसी के वक्त, इसको भी पढ़ाएंगे दोस्त बच्चे वाले सेशन में। दूसरा है अच्युत पटवर्धन, ये भी एक सोशलिस्ट नेता थे। अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्त ये बहुत बड़ा नाम है, ये पार्टी के बनाने में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका थी। अगर एक नाम बोलेंगे तो इसका नाम बोल सकते हो, आचार्य नरेंद्र देव, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। राम मनोहर लोहिया, एस.एम. राव आदि आदि, यानी और भी कांग्रेस और भी मतलब कि सोशलिस्ट विचारधारा के पार्टी है, नेता है सॉरी। तो दोस्त यही है कांग्रेस की विचारधारा, सॉरी सोशलिस्ट पार्टी का विचारधारा हो गया, कुछ नेता का नाम हो गया, प्लस में इधर आपका सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, कांग्रेस में रहकर कब हुआ, कांग्रेस से अलग कब हुआ, और एक लास्ट अभी ये भी देख लेते हैं कि समय, क्योंकि अभी बताया आपको कि इस पार्टी को सफलता नहीं मिली और समय जैसे जैसे बीतते गया ये सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कई अलग पार्टी में टूट गई, कई इससे अलग अलग पार्टी बन गई। अब कौन कौन पार्टी बन गई, तो सोशलिस्ट पार्टी से पहले टूटकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसी पार्टी से टूट गई। उसके बाद फिर आगे टूट गई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर आगे टूटकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। यानी कहने का मतलब दोस्त कि सोशलिस्ट पार्टी जो है समय जैसे जैसे बीतते गया ये पार्टी टूटते गया और ये टूटकर ये हो गया 3, यानी किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट, अलग पार्टी बन गई। और दोस्त बता रहे हैं कि अभी आप वर्तमान में देखिएगा तो इस तरह की पार्टी बहुत नहीं देखने को मिलती है। अगर आपसे ये पूछ देगा कि वर्तमान में जो सोशलिस्ट जो पार्टी बनी थी उसकी जो छाप है, यानी उसकी जो मतलब विचारधारा है वर्तमान में किस पार्टी में देखने को मिलती है, तो दोस्त बताया कि जैसे ये टूटकर ये बना, ये भी टूटकर आगे ये सब पार्टी बन गया। जैसे मैं आपको देखते हैं समाजवादी पार्टी, अभी यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी जो है, तो समाजवादी पार्टी ये भी इसी विचारधारा को मानती है, यानी इसी पार्टी से टूटकर सब बना है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लाए, तो ये भी पार्टी समाजवादी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड श्री नीतीश कुमार की पार्टी है, जो हमारे राज्य के भी वर्तमान सीएम भी हैं। और एक जनता दल सेकुलर, यानी कहने का मतलब कि ये पार्टी आगे चलकर भी कई पार्टियों में बन गया, एक दूसरे से ये टूटकर उससे बन गया, वो टूटकर इससे बन गया। तो आज अगर पूछ देगा कि जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उस समय, आज वो उसकी छाप जो है, उसकी विचारधारा है, वो किस पार्टी में देखने को मिलती है, तो ये सब पार्टी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सोशलिस्ट पार्टी का जो इतिहास है संक्षेप में आपको समझ में आया होगा। और अब हम दोस्त पढ़ेंगे
दो पार्टी और पढ़ेंगे, एक पार्टी है सीपीआई और दूसरा पार्टी है भारतीय जनसंघ। तो उसको भी समझते हैं, तब तक आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्त सबसे पहले समझते हैं कि जो ये पार्टी है इसका गठन कैसे हुआ। तो दोस्त हम लोग के देश में इसका गठन की बात करें तो 1920 के दशक में, 1920 के दशक में भारत में जो भी साम्यवादी, याद रखिएगा साम्यवादी, समाजवादी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पहले पढ़े हैं समाजवादी और ये है साम्यवादी, दोनों में भी अंतर है दोस्त, ठीक है ना, वो बताएंगे अभी। तो ये जो साम्यवादी गुट यानी साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वो 1920 के दशक में वो एक होने लगे और इस पार्टी का गठन किया। तो वही अब पढ़ेंगे कि इस पार्टी के जो गठन हुआ था, ऐसे एग्जैक्ट डेट कब था। तो इसका एग्जैक्ट डेट की अगर दोस्त बात करें तो ये भारत देश में आपका 26 दिसंबर 1925 कानपुर में दोस्त सीपीआई की स्थापना, हालांकि आपके किताब में दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि सीपीआई की स्थापना जो है वो 26 दिसंबर 1925 में हुआ था। एम.एन. राय जैसे नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाए थे, उन्हीं लोगों के सहयोग से 26 दिसंबर 1925 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ये जो दोस्त पार्टी है वो मतलब कि साम्यवादी विचारधारा के, और जब 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जब 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति लेनिन के द्वारा, यानी रूसी क्रांति हुई थी, वहां पर तख्ता पलट हुआ था। तो उसी क्रांति से, उसी क्रांति, क्योंकि आपको पता है कि रूस में, चीन में साम्यवादी विचारधारा चलती है, साम्यवादियों का शासन चलता है, तो उसी विचारधारा से प्रेरित होकर भारत के भी जो साम्यवादी सोच थे वो भी मतलब माने कि हाँ इस विचारधारा के माध्यम से देश में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी साम्यवादी थोड़ा बहुत क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ा बहुत साम्यवादी जो होते हैं ये भी समाज में मतलब कि मानते हैं कि समाज में सबका विकास हो, गरीब लोगों, किसान लोग, मजदूर लोगों का विकास हो, लेकिन ये मतलब कि ये नहीं मानते कि सरकार के माध्यम से, ये क्रांति का थोड़ा बहुत सहारा लेते हैं। तो ये साम्यवादी सोच के जो लोग हैं, जब 1917 में वहां क्रांति हुई तो भारत में भी 1920 के दशक में ये पनपने लगा और कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को साम्यवादी गुट मिलकर सीपीआई की स्थापना कर दी। यहाँ पर दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे पूछेगा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो उस समय हुई थी, लेकिन यही पार्टी इससे पहले 1920 में ताशकन में स्थापना की गई थी। लेकिन पूछ देगा भारत में कब की गई थी, तो भारत में दिसंबर 1925 को की गई थी, जिसमें प्रमुख नेता थे एम.एन. राय। तो दोस्त अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसी से प्रभावित हुए और हमारे देश में भी इस विचारधारा के गुट एक हो गए और कानपुर में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्त बात करते हैं कि जब ये पार्टी बनी, जैसा कि बोले कि इसकी विचारधारा जो होती है वो क्रांति, थोड़ा बहुत क्रांति का रास्ता अपनाती है। तो दोस्त ऐसे में जो ये क्रांति का रास्ता अपनाती है तो ऐसे में अंग्रेज इस पर बैन कर दिया था इस पार्टी में। तो ये पार्टी जो है 1935 से कांग्रेस के अंदर, यानी कांग्रेस में ही रहकर काम किया, 1935 से कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये कांग्रेस से, यानी दिसंबर 1941 में ये अलग हो गया और अपना एक मतलब कि प्रमुख पार्टी बन गया, ये अपना प्रमुख पार्टी बन गया। अभी दोस्त बात करें कि किस किस राज्य में ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज्यादा प्रभावी रूप से है, यानी ज्यादा इसका बोलबाला है, तो आपका केरल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और अपना राज्य बिहार हो जाएगा। यहाँ भी आप देखे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी की। तो दोस्त ये राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की अपना थोड़ा सा मतलब कि दबदबा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्त कि इसकी विचारधारा क्या है। तो दोस्त अभी पढ़े कि जो ये मानता है, ये साम्यवादी, क्या मानता है, साम्यवादी विचारधारा का।
और साम्यवादी क्या होता है, तो ये भी समाज के कल्याण की बात करता है, ये भी किसान मजदूर वर्गों की बात करता है, लेकिन थोड़ा बहुत रास्ता का क्रांति का रास्ता अपनाता है। ठीक है, तो ये, और दोस्त बता दें कि यही पार्टी जो है ना, वो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो ये उस आजादी को मतलब कि सही नहीं मान रहा था, यानी इसका मानना था कि हम लोग अभी सही से आजाद नहीं हुए। और उसके बाद तेलंगाना में बहुत तरह का हिंसक विद्रोह भी किया। हालांकि बात सही है कि इस पार्टी को बाद में नेताओं द्वारा मतलब कि सेना द्वारा दबा दिया गया। तेलंगाना में बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया था, क्योंकि आजादी को, ये आजादी सही माने नहीं रहा था, क्योंकि आजादी ये मतलब सही तरीके से आजादी नहीं मिला है, अभी आजादी के लिए लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद दोस्त बात करें कि इसकी विचारधारा तो साम्यवादी विचारधारा हो गई। उसके बाद बात करें दोस्त कि जैसे बोले कि अभी हिंसा का सहारा लिया, लेकिन 1951 में ये पार्टी जो है वो हिंसा का सहारा छोड़ देता है। क्रांति का रास्ता जो है, क्रांति हिंसा का सहारा वो छोड़ देता है, और उसके बाद देश में जो चुनाव होती है, उस प्रथम चुनाव में वो भाग लेती है। और आपको पता होगा कि दूसरी यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। पहला चुनाव में भी 16 सीट लाती है, दूसरा भी चुनाव में, तीसरा चुनाव में, तीनों चुनाव में विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तो इस तरह ये दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा बहुत इतिहास रहा। अगर बात करें दोस्त इसके कुछ प्रमुख नेता की, तो आप याद रखिएगा, AK गोपालन, SA टांगे, नंबूदिरीपाद। याद कीजिए दोस्त, यही है जो केरल में CM बने थे। EM नंबूदिरीपाद, PC जोशी, अजय घोष आदि, यानी और भी इस विचारधारा के नेता हैं। दोस्त बात करें हम, ये पार्टी जो है आगे चलकर ये भी पार्टी दो टुकड़ा में टूट गया। बात करते हैं दोस्त, जब 1962 में जब भारत चीन का लड़ाई हुआ, तो उस लड़ाई के बाद कुछ गुट ऐसे थे भारत में जो क्योंकि आपको पता है कि चाइना में भी साम्यवादी विचारधारा है। तो दोस्त क्या हुआ कि 1962 में जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद 1964 यानी 2 साल बाद, यानी जो व्यक्ति यानी साम्यवादी, क्योंकि चीन में भी साम्यवादी है, रूस में भी साम्यवादी है, तो जो चीन के साम्यवादी विचारधारा से जो प्रभावित हो गए, वो इस पार्टी से निकलकर वो अलग हो गए, जो कहलाए CPIM, यानी M का मतलब मार्क्सवादी, यानी चीन के साम्यवादी से प्रभावित हो गए और इससे टूटकर एक अलग पार्टी बन गए। और दोस्त CPI जो है वो रूस के साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो यही दोस्त थोड़ा बहुत इसका इतिहास रहा। एक बार फिर से बता देते हैं दोस्त, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI एक नेशनल पार्टी है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऐसे तो रियल में डेट की अगर बात करें तो 1920 में ताशकंद में बहुत पहले हो गया था, इसकी शुरुआत हो गई थी, और भारत में 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। लेकिन अगर बात करिए कैसे हुई थी, तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसी से प्रभावित होकर। ठीक है दोस्त, उसके बाद पढ़े कि उसके बाद बैन हो गया, तो कांग्रेस में रहकर काम किया, फिर दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग हो गया। उसके बाद बात करें कि 4 राज्य में ये अभी एक्टिव है। उसके बाद बात करें कि इसकी विचारधारा क्या है। उसके बाद बात करें कि हिंसा का सहारा कब छोड़ा। उसके बाद देश में चुनाव हुआ, अच्छा किया, और कुछ नेता का पड़े। तो ये थोड़ा सा दोस्त रहा CPI के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और एक टॉपिक और है, वो भारतीय जनसंघ, उसको पढ़कर इस लेसन को समाप्त किया जाए। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, भारतीय जनसंघ। हालांकि दोस्त ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कभी कभी मतलब कि लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनसंघ, दोस्त सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो दोस्त बात करें गठन की, स्थापना की, तो इसका स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसके संस्थापक और अध्यक्ष की अगर दोस्त बात करें हम, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बात करें दोस्त की जो ये पार्टी 1951 में बनी थी, इससे पहले से ही दोस्त, इससे पहले से ही इसके जो भी सदस्य थे वो पहले से ही, मतलब कि कहने का मतलब कि जो ये पार्टी है, ये पार्टी पहले से ही एक्टिव थी। लेकिन इस भारतीय जनसंघ नाम का पार्टी जो है वो 51 में बने। इससे पहले जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको RSS बोलते हैं, और हिंदू महासभा, यानी इसमें इस पार्टी के छाप देखने को मिल जाएगी।
यानी कहने का मतलब कि इसमें इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। और इसी से प्रेरित होकर ये भारतीय जनसंघ बना, और जनसंघ ही टूटकर आज वर्तमान में बीजेपी बना। तो इसको समझिएगा बढ़िया से, ठीक है दोस्त। तो इसी से प्रेरित होकर भारतीय जनसंघ बना 1951 में। संस्थापक कहें या प्रथम अध्यक्ष कहें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्त अगर आगे बात करें हम, इस पार्टी की विचारधारा, जो सबसे अपने आप में बड़ा क्वेश्चन, मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि इस पार्टी की विचारधारा क्या थी। तो दोस्त बात करें विचारधारा, तो ये पार्टी जो है वो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र मानता है। ये पार्टी मानता है कि एक देश है तो एक संस्कृति होना चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, ये पार्टी कहती है। दूसरा दोस्त, ये पार्टी जो है वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान जो 2 अलग राष्ट्र बन गया, 2 अलग देश बन गया, इन दोनों को एक करके अखंड भारत बनाना, अखंड भारत बनाना इस पार्टी की विचारधारा है। आगे दोस्त बात करें हिंदी, आपको पता है दोस्त, जब देश के मतलब हम लोग का जो भाषा है हिंदी, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत बड़ा मतलब कि आंदोलन करना पड़ा। तो ऐसे में देश में के भाषा जो राजभाषा है उसको हिंदी बनाने के लिए ये पार्टी जो है वो बहुत ही प्रयास किया। जनसंघ, भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के ये सपोर्ट में, यानी इसकी विचारधारा थी। बात करें दोस्त अगला, कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से, यानी जो देश में अपने धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जिनकी संख्या कम है, यानी अल्पसंख्यक है, उन्हें जो कुछ छूट मिलती है, रियायतें मिलती है, वो रियायतें यानी छूट के ये विरोध में है। यानी ये कहते हैं कि ये सब नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद अगला दोस्त बात करें 5वां, तो आणविक हथियार बनाने, आणविक मतलब दोस्त परमाणु, यानी परमाणु हथियार बनाने के ये पक्षधर होते हैं। यानी जब चाइना जब परमाणु बम बना लिया था तो ये भी सरकार पर प्रेशर दे रहे थे कि आप हम लोग भी बनाएंगे। इन आणविक हथियार के पक्षधर थे, यानी बनाने के सपोर्ट में थे। ये सब इस पार्टी की विचारधारा है। बात करते हैं दोस्त कि ये पार्टी के कुछ प्रमुख नेता के बारे में, जिसमें आपका प्रमुख नेता जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, बलराज माधोक हो गए, ये सब इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। लेकिन दोस्त जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतते गया सभी पार्टी धीरे धीरे टूट जाती है, और ये भी पार्टी जाकर आगे टूट जाती है 80 में। और इसी पार्टी को टूटकर यानी 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी बनती है, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रमुख नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्त ये सब प्रमुख नेता थे बीजेपी की स्थापना करने में। और दोस्त आपको पता है कि आज वर्तमान में जो देश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो दोस्त बता रहे हैं कि हाँ, देश के बीजेपी की आ गई, और बीजेपी को स्थापना करने में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का बड़ी भूमिका हुआ। और दोस्त पता है आपको कि जैसे कि ये सब विचारधारा तो थी, प्लस में ये 6 अप्रैल 1980 को जब इस पार्टी की स्थापना होती है, यहाँ से भी बीजेपी कई मुद्दा को लेकर, क्योंकि पता है दोस्त कि जब चुनाव होती है, जब ये जनसंघ पार्टी जो है वो चुनाव में भाग भी लेती है, और इस जनसंघ की पार्टी के बता रहे हैं कि इस पहले चुनाव में 3 गो, दूसरा चुनाव में 4 गो ऐसे दोस्त सीट मिला था। और वही जब आगे चलकर टूट जाती है, बीजेपी बन जाती है, और बीजेपी भी शुरुआत में उसका भी स्थिति खराब था। ऐसे करते 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 आज देखिए, आज हाँ भले ही 24 में इसको बहुमत नहीं है, लेकिन इससे पहले 14-19 में ये बहुमत हासिल किया था, ठीक है ना दोस्त। तो बीजेपी बन गया, जिसको बनाने में ये नेताओं का बड़ी भूमिका थी। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, ठीक है। और दोस्त ये जब बीजेपी बनती है तो यहाँ से कुछ और मुद्दा जो होता है ना, वो अपने मतलब कि विचारधारा में कह सकते हैं या अपने मैनिफेस्टो में कह सकते हैं, वो ऐड करते हैं। जिसमें आपको पता है कि 370, यानी ये पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 धारा को समाप्त कर देंगे। प्लस में आपका राम मंदिर जो है, जो श्री राम मंदिर जो है दोस्त, इस मुद्दा को भी ये सरकार में आने से पहले जब 2 सीट 3 सीट था तभी से ये मतलब कि मुद्दा उठाकर चल रहा था। और आज हालांकि आज ये दोनों बन भी गया, ये भी बन गया, ये भी हट गया, और आज बीजेपी सरकार में भी है। तो दोस्त ये आज हम लोग का जो लेसन है
आज यहाँ समाप्त होता है। और दोस्त हम लोग इसके बाद तीसरा लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये आज का क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आज पार्टी के बारे में हम लोग जाने, जो एक एग्जाम के लिए नहीं तो कम से कम एक मतलब कि अन्य जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। हर किसी को ये जानना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे भाई अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्त बहुत जल्द हम लोग अपना क्लास जो है वो लाइव शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।